पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास एक रिवीजन वीडियो होने वाली है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, और ये पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 15 तक रिवाइज करेंगे। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी डिस्कस करेंगे प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक जानकारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में। एनैक्ट कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872। इसका इन्फोर्समेंट कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। तो ये जो दोनों डेट्स हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में पूछ ली जाती हैं। तो एनैक्टमेंट कब हुआ था? 25 अप्रैल 1872। और ये एनफोर्समेंट कब, ये एक्ट एनफोर्स कब हुआ था? 1 सितंबर 1872। इसका एक्सटेंड कहां तक है? टू द होल ऑफ इंडिया। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर पर ये एक्ट अप्लाई नहीं करता था, लेकिन अब अमेंडमेंट के बाद ये जम्मू और कश्मीर पर भी अप्लाई करता है, इसीलिए टू द होल ऑफ इंडिया। ठीक है, सेक्शंस इसमें 266 है और चैप्टर्स टोटल 11 है। तो ये हमारा एक तरीके से सेक्शन 1 हो गया, जो कि शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट के बारे में बताता है। शॉर्ट टाइटल वही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। एक्सटेंट कहां तक है? टू द होल ऑफ इंडिया। कमेंस कब हुआ था? कमेंस और एनफोर्समेंट, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एनफोर्समेंट डेट कौन सी और कमेंसमेंट डेट कौन सी है। दोनों का मतलब वही है कि एक्ट कब से, कौन से दिन से लागू हुआ था। तो कमेंसमेंट भी और एनफोर्समेंट भी, अगर क्वेश्चन कमेंसमेंट से आ रहा है तो उसका भी मतलब वही है जो एनफोर्समेंट का मतलब है। तो क्या डेट है? 1 सितंबर 1872। ठीक है, फिर उसके बाद अब आते हैं सेक्शन 2 पे। तो सेक्शन 2A हमें बताता है प्रपोजल के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। प्रपोजल की डेफिनेशन क्या है? प्रपोजल सिग्निफाई करता है विलिंगनेस टू अनदर टू डू और टू एब्सटेन। मैंने अगर किसी से प्रपोजल किया कि तुम मेरा ये मोबाइल फोन खरीद लो, मैंने अगर किसी को प्रपोज किया कि तुम मेरा ये मोबाइल फोन खरीद लो, इसे हम ऑफर भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम ऑफर भी कहते हैं। तो यहां पर क्या है कि मैं उससे कह रही हूं कि तुम मेरा मोबाइल फोन खरीद लो, टू डू। ठीक है, ये खरीद लो, टू एब्सटेन, या फिर कोई ऐसी चीज, कोई नेगेटिव प्रपोजल देना। अभी नेगेटिव प्रपोजल का एग्जाम्पल हम लोग आगे बात करेंगे, क्या एग्जाम्पल होता है। तो टू डू और टू एब्सटेन, ऑब्जेक्ट क्या है? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अनदर। असेंट यानी कि एक्सेप्टेंस लेना अगले की। अगर मैं ये किसी को मोबाइल बेच रही हूं अपना, तो मैं उससे क्या चाहती हूँ कि हाँ, वो हाँ में जवाब दे, वो हाँ बोले कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारा ये फोन खरीद रहा हूं। तो जब उसने ये कर दिया तो क्या हुआ? उसने अपनी असेंट, उसने अपनी एक्सेप्टेंस मुझे दे दी। ठीक है, और अगर वो इंसान सिग्निफाई कर देता है असेंट, तो ये जो प्रपोजल है ये क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है। फिर से एक बार समझते हैं। सेक्शन 2A बात करता है प्रपोजल के बारे में। अगर कोई व्यक्ति अपना विलिंगनेस सिग्निफाई करता है किसी को क्या करने के लिए, कोई चीज करने के लिए या कोई चीज ना करने के लिए, टू डू और टू एब्सटेन। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू ऑब्टेन असेंट ऑफ अनदर, की दूसरे से हम असेंट ले सके, उसकी एक्सेप्टेंस ले सके। अब अगर सामने वाला बंदा हाँ कर देता है, अपनी असेंट दे देता है, एक्सेप्टेंस दे देता है, तो कहा जाएगा कि वो जो प्रपोजल है वो अब प्रॉमिस बन गया है, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 2B में। प्रॉमिस कहाँ डिफाइंड है? सेक्शन 2B में। फिर उसके बाद बात आती है 2C, प्रॉमिसर की, जिसमें प्रॉमिसर और प्रॉमिसी दोनों की डेफिनेशन दी हुई है। तो प्रॉमिसर कौन होगा? जो कि आपका प्रपोजल दे रहा है। अगर मैं प्रपोजल दे रही हूं किसी को कि मेरा ये फोन खरीद लो, तो मैं प्रॉमिसर हुई। अगर वो वहां से एक्सेप्ट कर लेता है उस प्रॉमिस को, तो उस प्रपोजल को, तो वो प्रॉमिसी हो गया। तो प्रॉमिसर और प्रॉमिसी समझ में आया। जो प्रपोजल करता है उसे प्रॉमिसर कहते हैं, जो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है उसे हम लोग प्रॉमिसी कहते हैं। ये डिफाइंड कहाँ है? सेक्शन 2C में डिफाइंड है। ये चीज हो गई, समझ में आया। अब आओ इधर सेक्शन 2B में, जैसे हमने पढ़ा कि प्रॉमिस डिफाइंड है। ठीक है, अब इसी से रिलेट करते हुए हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 2B में अगर प्रॉमिस डिफाइंड है, तो प्रॉमिस जो है विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है। कंसिडरेशन को सिंपल मतलब में समझो, लेकिन सिंपल अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बेयर एक्ट उठा के देखनी ही नहीं है। बेयर एक्ट में आपको जो ये कंसिडरेशन की डेफिनेशन दी हुई है, वो आपको पूरी की पूरी वैसे ही याद करनी होगी, क्योंकि पूछ लिया जाता है और उसी टर्म्स में आपको लिखना होगा। ठीक है, उसमें सारा ही चीजें आप मान के चलो कीवर्ड्स हैं, तो वो सारी चीजें आपको वैसे की वैसे नोट डाउन करनी होंगी। ठीक है, सेक्शन 2D बताता है विद कंसिडरेशन, यानी कि सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंसिडरेशन को। सेक्शन 2D क्या डिफाइन करता है? कंसिडरेशन को डिफाइन करता है। प्रॉमिस जो है वो विद कंसिडरेशन भी हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो
सकता है। फिर उसके बाद देखो कंसिडरेशन का अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें कि मैं अगर किसी को अपना फोन बेचूंगी, उससे कहूंगी कि मेरा फोन खरीद लो, तो फ्री में तो दूंगी नहीं, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन शामिल होगा। कंसिडरेशन मनी कंसिडरेशन होता है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये जो कंसिडरेशन होता है ये मनी कंसिडरेशन होता है कि वो सामने से मुझे कुछ पैसे देगा तभी मैं उसको ये फोन बेचूंगी। तो ये जो पैसे हैं ये कंसिडरेशन है, यही सेक्शन 2D में दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर कंसिडरेशन उसने दे दिया तो ये क्या बन गया, अग्रीमेंट बन गया। अगर उसने कंसिडरेशन दे दिया तो एग्रीमेंट बन गया। प्रपोजल से प्रॉमिस हुआ, प्रॉमिस से अग्रीमेंट हुआ। अब ये अग्रीमेंट किसमें डिफाइंड है, ये आप ई से ई याद रख सकते हो कि सेक्शन 2E में अग्रीमेंट डिफाइंड है। किसमें डिफाइंड है, सेक्शन 2E में अग्रीमेंट डिफाइंड है। इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस भी पूछ ले जाते हैं कि अग्रीमेंट किसमें डिफाइंड है, कॉन्ट्रैक्ट किसमें डिफाइंड है, प्रॉमिस किसमें डिफाइंड है, ठीक है। अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस होता है, सेट ऑफ प्रोमिसेस होता है फॉर्मिंग कंसिडरेशन। तो देखो अग्रीमेंट में भी दो चीजें हैं, नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट किया गया है जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ ही नहीं है, इलीगल है, तो वो वॉइड हो जाएगा। अगर ऐसा मतलब जिसको आप एनफोर्स ही नहीं करा सकते हो, जिसको अब आप एनफोर्स ही नहीं करा सकते हो तो वो वॉइड हो जाएगा, जो कि सेक्शन 2G में दिया हुआ है। एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है तो वो 2H यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। समझ में आया, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन यही होती है कि एक ऐसा एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉल्ड अ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि सेक्शन 2H में डिफाइंड है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेक्शन 2 की, लेकिन जो बाकी बची हुई डेफिनेशन है हम लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, एक बार रीड करेंगे, ठीक है। देखो सेक्शन 2F हम लोगों ने छोड़ दिया, जो कि रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में बताता है। प्रोमिसेस विच फॉर्म द कंसिडरेशन और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस होते हैं, ठीक है। सेक्शन 2H हम लोगों ने देख लिया, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। सेक्शन 2I वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत ही ज्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग कवर करेंगे रिविजन की वीडियो में आगे चल के, ठीक है। सो एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज देयरटू बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर और अदर्स इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहां डिफाइंड है, सेक्शन 2I में। सेक्शन 2I में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है। इसको अगर हम लोग सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जैसे मान लो कि एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया, कुछ भी ऐसा किया, ठीक है, कुछ भी ऐसी उल्टी सीधी हरकत की जो कि कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखी हुई थी, उसने वो ऐसी कुछ हरकत करी। अब जो है जिसके साथ वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, जिसको इंजरी हुई है, उसके ऑप्शन पर वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाता है, उसके ऑप्शन पर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। यानी कि अगर वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे एनफोर्स कराए, वरना वो नहीं कराएगा, वो अगर पीछे हट जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं रहेगा। तो ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फिर लास्ट अपना जो 2J है वो एनफोर्सिएबल की डेफिनेशन बताता है। सो कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि लॉ की तरफ से सीज कर दिया जाता है कि ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा तो वो वॉइड हो जाता है, when it ceases to be enforceable। तो 2J में एनफोर्सिएबल की डेफिनेशन बताई हुई है। फिर सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के बारे में बात करते हैं। सेक्शन 3 कहता है कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स। कम्युनिकेशन कैसे होगा, एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन कैसे होगा प्रपोजल्स का। तो किसी भी एक्ट या ओमिशन से वो हो सकता है, जो भी पार्टी प्रपोज कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, रिजेक्ट कर रही है, कोई भी एक्ट या कोई भी ओमिशन से कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन हो सकता है। सेक्शन 4 कहता है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट माना जाएगा कि हाँ भाई ये जो प्रपोजल का कम्युनिकेशन था ये इस पर्सन तक पहुंच चुका है, कैसे माना जाएगा। सो व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू हुम इट इज मेड, जब ये सामने वाले की नॉलेज में आ जाए कि हाँ ये जो इसको चीज है जो मैं बेचना चाह रहा हूं वो उस पर मैंने ऐसा प्रपोज किया है उसको बेचने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अपना फोन बेचना है और मैं ए पर्सन हूं, अगर मैंने किसी बी को लेटर लिखा, ठीक है, वो लेटर पोस्ट किया और वो जब लेटर उसके पास पहुंच गया तो हम मानेंगे कि जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है। फिर से समझो, कम्युनिकेशन कंप्लीट तब माना जाएगा जब उस पर्सन की नॉलेज में आ जाए जिसको वो
प्रपोजल दिया जा रहा है, कुछ भी प्रपोजल एक्सेप्टेंस दिया जा रहा है, जब उसकी नॉलेज में आ जाए तो हम मानेंगे कि कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया है। चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं सेक्शन 3 और सेक्शन 4 से रिलेटेड। क्वेश्चन है, एल इज सेंट टू सर्च फॉर जीज नेफ्यू। एल को भेजा गया जी की नेफ्यू को सर्च करने के लिए। इन द मेन टाइम जी बाय द एडवर्टाइजमेंट ऑफर्स अ रिवॉर्ड ऑफ ₹501। जितनी देर में एल गया उसकी नेफ्यू को ढूंढने के लिए, उतनी देर में जी ने क्या किया, एक एडवर्टाइजमेंट रिलीज कर दिया जिसमें उसने रिवॉर्ड रखा 501 रुपए का। जो भी उसकी नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा उसको 501 रुपए का रिवॉर्ड मिलेगा। एल ट्रेसेस द बॉय एंड सब्सिक्वेंटली नोइंग अबाउट द रिवॉर्ड क्लेम्स इट। एल जो है वो सक्सेसफुली ढूंढ के ले आता है उस बॉय को, और बाद में उसको पता चलता है कि भाई इसमें उसको ढूंढने के ऊपर रिवॉर्ड भी था, और वो क्लेम करने कोर्ट में जाता है। ये जो क्वेश्चन है ये एमपीसीजी में पूछा गया है, ठीक है। So to the reward, L is not entitled as the offer was not communicated to him. देखो हमने अभी पढ़ा है कि जब ऑफर कम्युनिकेट हो जाता है तो ही वो चीज बनती है, ठीक है। अगर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ है तो क्या एल रिवॉर्ड के लिए एंटाइटल्ड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यही सेम केस था लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का। ये लीडिंग केस है कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का। यही जो क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है यही केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ठीक है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है, एक्स अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ अ लोकल कॉलेज एंड गवर्निंग बॉडी पास्ड अ रेजोल्यूशन अपॉइंटिंग हिम। अब क्या किया, एक्स ने अप्लाई किया प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए एक लोकल कॉलेज पे, जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया अपॉइंटिंग हिम, ठीक है। After the meeting, one of the members of the governing body privately informed him of the resolution. भाई पहले तो रेजोल्यूशन में डिसाइड हो गया कि ठीक है चलो अपॉइंट कर लेते हैं, लेकिन अभी ये सिर्फ रेजोल्यूशन के बीच की बात थी, यानी कि सिर्फ कॉलेज में ही उनकी बात अपनी थी, ठीक है। अब मीटिंग के बाद क्या हुआ, उस गवर्निंग बॉडी में जो एक इंसान था, एक मेंबर जो था, उसने प्राइवेटली फोन करके एक्स को बता दिया कि क्या कहते हैं तुम्हारा अपॉइंटमेंट हो गया है। सब्सिक्वेंटली द रेजोल्यूशन वॉज रेस्काइंडेड। अब क्या हुआ, उस रेजोल्यूशन को कैंसिल कर दिया गया। भाई गवर्निंग बॉडी के दिमाग में आया होगा कि अभी तक उस तक तो बात पहुंची नहीं है, तो ऐसा करते रहने देते, नहीं अपॉइंट करते हैं। अब क्या हुआ, एक्स को तो पता चल गया था उस मेंबर से, ठीक है, जिसने प्राइवेटली बता दिया। अब एक्स क्या करता है, डैमेजेस क्लेम करता है। सो अब यहाँ पर क्या एक्स डैमेजेस क्लेम कर सकता है? एक्स के नॉट क्लेम डैमेजेस एज देयर वाज नो कम्युनिकेशन। गवर्निंग बॉडी ने उसको खुद नहीं बताया था, ठीक है, तो क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं थी इस वजह से डैमेजेस क्लेम नहीं हो सकते। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, द ए प्रपोजेस बाय लेटर टू सेल अ हाउस टू बी एट अ सर्टेन प्राइस। ए ने एक लेटर दिया बी को ये प्रपोज करते हुए कि एक घर बेचना है एक सर्टेन प्राइस पे। द कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल इज कंप्लीट व्हेन। कब कंप्लीट होगा वो प्रपोजल का कम्युनिकेशन? हम लोगों ने अभी पढ़ा कि जब बी को लेटर रिसीव हो जाएगा तो वो कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। बी एक्सेप्ट्स द एज प्रपोजल बाय अ लेटर सेंट बाय पोस्ट, ठीक है। बी एक्सेप्ट कर लेता है ए के प्रपोजल को। वो भी क्या करता है, बी करता है, उसको लेटर भेज देता है एक्सेप्टेंस का। द कम्युनिकेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस इज कंप्लीटेड एज अगेंस्ट ए व्हेन द लेटर इज पोस्टेड। ए के अगेंस्ट कब कंप्लीट हुआ, जब वो लेटर पोस्ट हो गया। अगेंस्ट बी, बी के अगेंस्ट कब होगा, जब वो लेटर रिसीव हो जाएगा ए की तरफ से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है रेवोकेशन के ऊपर। ए रिवोक्स हिज प्रपोजल मेड टू बी बाय टेलीग्राम। ए ने क्या किया, अपने प्रपोजल को रिवोक कर दिया जो उसने बी को दिया था, किस तरीके से, बाय टेलीग्राम। अंडर सेक्शन 4 द रेवोकेशन इज कंप्लीट एज अगेंस्ट ए व्हेन द टेलीग्राम इज। कब वो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा? हम लोगों ने सेक्शन 4 में क्या पढ़ा था, जब डिस्पैच्ड बाय ए हो जाए, जब ए के पास से निकल जाए, एंड इट इज कंप्लीट एज अगेंस्ट बी व्हेन बी रिसीव्ड इट। जब बी उसको रिसीव करेगा तो रेवोकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर सेक्शन 5 बात करता है रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस के बारे में, कि हम कब रिवोक कर सकते हैं प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को। तो प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों ही रिवोक हो सकते हैं। प्रपोजल कब रिवोक होगा, बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस एज अगेंस्ट द प्रपोजल। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि हम प्रपोजल को रिवोक कब कर सकते हैं, कब खत्म कर सकते हैं, कि जब तक कम्युनिकेशन उस एक्सेप्टर के पास ना पहुंचे उस समय हम प्रपोजल, उतने समय पे अगर हम प्रपोजल को रिवोक कर दें तो ही माना जाएगा कि वो रिवोक्ड है।
एक्सेप्टेंस का भी वही सेम है, एक्सेप्टेंस में बी रिवोक्ड बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यहाँ पे समझो, ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। अ प्रपोजल कैन बी रिवोक्ड व्हेन इट इज मेड बाय पोस्ट। प्रपोजल को कब हम लोग रिवोक कर सकते हैं? अगर वो पोस्ट से किया गया है, बिफोर द प्रोमिसी एक्सेप्ट द लेटर। जब प्रोमिसी लेटर एक्सेप्ट करने से पहले, प्रोमिसी के लेटर एक्सेप्ट करने से पहले अगर हम अपना प्रपोजल रिवोक करते हैं तो ही ये चीज रिवोकेशन प्रपोजल का हो सकता है। एक्सेप्टेंस सेंड थ्रू पोस्ट कैन बी रिवोक्ड। एक्सेप्टेंस अगर जैसे मान लो अब उधर से उसने एक्सेप्टेंस भेजी, ठीक है, अब अगर वो रिवोक करना चाहता है, खत्म करना चाहता है उस चीज को, बिफोर इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द ऑफरी प्रपोजर, वही सेम बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि इसके अगेंस्ट हम कब कर सकते हैं? जब प्रोमिसी जो है जब तक लेटर ना एक्सेप्ट करे उससे पहले हम उसको रिवोक कर दें। और यहाँ पर एक्सेप्टेंस कब रिवोक वो अपना कर सकता है? जब वो प्रपोजर के पास जब तक ना पहुंचे उस टाइम में अगर वो रिवोक करना चाहे तो वो कर सकता है, ठीक है। देखो, प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्सेप्ट है। व्हेन द एक्सेप्टेंस इज मेड बाय टेलीफोन देन द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू बी मेड एट सच प्लेस वेयर एक्सेप्टेंस इज हर्ड और रिसीव्ड। जहां पर एक्सेप्टेंस को सुना गया होगा या रिसीव किया गया होगा वो ही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। जहां पर एक्सेप्टेंस को सुना गया होगा या रिसीव किया होगा वही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसका केस देखो तो समझ में आ जाएगा प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या कॉन्सेप्ट है। भगवान दास गोवर्धन दास केडिया वर्सेस MS गिरधारी लाल पुरुषोत्तम दास एंड कंपनी। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द प्लेंटिफ ऑफर्ड ऑन फोन फ्रॉम अहमदाबाद। प्लेंटिफ ने ऑफर किया फोन से अहमदाबाद से। डिफेंडेंट कहां पर थे? खामगांव में थे। एंड द डिफेंडेंट एक्सेप्टेड द ऑफर। डिफेंडेंट ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। सो द एक्सेप्टेंस सुनी कहां गई? अहमदाबाद में। भाई उसने पूछा था तो वो अहमदाबाद में तो सुनेगा, वो खामगांव में थोड़ी ना सुनेगा। उसने अहमदाबाद में ही वो चीज सुनी या रिसीव करी। सो हेंस अहमदाबाद वाज हेल्ड टू बी द प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यही पॉइंट अभी मैंने आप लोगों को ऊपर बताया कि जहां पर एक्सेप्टेंस सुनी या फिर रिसीव की जाती है वही प्लेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वही इस केस में हेल्ड किया गया। फिर सेक्शन 6 कहता है रिवोकेशन हाउ मेड। कैसे रिवोकेशन होगा किसी भी प्रपोजल का? बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। या तो आप नोटिस पहुंचा दो, जिसको आपने प्रपोजल किया है उसके पास आप नोटिस पहुंचा दो कि भाई मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं होना, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। लैप्स ऑफ टाइम हो जाए। लैप्स ऑफ टाइम हो जाए मतलब मान लो 2 महीने का समय आपने दिया था, अब उस 2 महीने में जिसको आपने प्रपोजल दिया था उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो यहाँ पे प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन बनता है कि अगर लैप्स ऑफ टाइम यानी कि टाइम अगर दिया ही नहीं है, मान लो कि टाइम कोई प्रिस्क्राइब्ड ही नहीं किया है, तो रीजनेबल टाइम हम मान लेंगे। मान लो कि आपने किसी को प्रपोजल दिया था, ठीक है, अब वो 10 साल तक एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो भाई प्रपोजल रिवोक हो गया ना कि 10 साल तक तो कोई किसी का वेट करेगा नहीं कि तुम प्रपोजल एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है फेलियर ऑफ कंडीशन। कोई कंडीशन आपने कही थी परफॉर्म करने के लिए, अब जिसको एक्सेप्ट करना था उसने वो कंडीशन परफॉर्म नहीं करी तो प्रपोजल रिवोक हो गया। फिर उसके बाद डेथ और इंसेनिटी ऑफ प्रपोजल। अगर मान लो कि डेथ हो जाती है या वो जो प्रपोजल है वो इंसेन हो जाता है तो भी प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। इस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। बाय द डेथ और इंसेनिटी ऑफ द प्रपोजल इफ द फैक्ट ऑफ हिज डेथ और इंसेनिटी, कौन सा फैक्ट? उसकी मृत्यु का फैक्ट या ये फैक्ट कि वो इंसेन हो गया है, कम्स टू द नॉलेज ऑफ द एक्सेप्टर बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर एक्सेप्टर के पास ये नॉलेज आ जाती है एक्सेप्टेंस करने से पहले, अगर एक्सेप्टर के पास ये नॉलेज आ जाती है एक्सेप्टेंस करने से पहले तो वो प्रपोजल रिवोक होगा। अगर उसके बाद आती है तो प्रपोजल रिवोक नहीं होगा, ठीक है। अगर पहले आ जाती है तो प्रपोजल रिवोक हो जाएगा। सेक्शन 7 बहुत सिंपल सी बात करता है कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होना चाहिए। सो इसमें सिंपल सी मीनिंग यही है कि एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। इससे ज्यादा इस सेक्शन में और कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। सेक्शन 8 कहता है एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। अब हम एक्सेप्टेंस कैसे करें, मतलब सेक्शन 8 ये बताता है कि एक्सेप्टेंस 2 तरीके से हो सकती है। एक्सेप्टेंस की 2 फॉर्म है कि आप इस तरीके से अपना जो एक्सेप्टेंस है वो जाहिर कर सकते हैं कि हाँ भाई मैंने ये जो प्रपोजल है ये एक्सेप्ट कर लिया है। तो वो कैसे हो सकता है? जो कंडीशन प्रपोजल ने बताई है या तो आप वो कंडीशन परफॉर्म कर दें तो बाय परफॉर्मिंग कंडीशन, या फिर जो कंसिडरेशन दिया है, जो कंसिडरेशन प्रपोजल ने दिया वो आप एक्सेप्ट कर ले। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कहा कि तुम मेरा ये फोन जो है वो 10,000 रुपए में खरीद लो, अब अगर वो सामने से कहता है ठीक है आई एम एक्सेप्टिंग दिस कंसिडरेशन, मैं तुम्हारा फोन 10,000 रुपए में खरीद लूंगा, तो ये उसकी एक्सेप्टेंस हो गई। सिंपल सी बात है। सेक्शन 8 में बताता है 2 फॉर्म कंसिडरेशन के 2 फॉर्म एक्सेप्टेंस के कि कंडीशंस परफॉर्म की जाएंगी और
अगर कंडीशन परफॉर्म कर ली गई है तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है, और अगर कंसिडरेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया है तो माना जाएगा कि एक्सेप्टेंस हो गया है। फिर उसके बाद सेक्शन 9 कहता है प्रोमिसेस जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड हो सकते हैं, दोनों तरीके से हो सकते हैं। इसमें भी प्रोमिसेस के दो फॉर्म दिए गए हैं, एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। एक्सप्रेस प्रॉमिस का मतलब है ओरल या फिर रिटन हो सकता है। ओरली किसी ने मुंह से बोल के एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मैं तुम्हारा ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता हूं, तो वो प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस किसमें डिफाइंड है? सेक्शन 2B में, तो वो प्रॉमिस बन गया। रिटन अगर वो उसने रिटन मान लो पोस्ट से आपने किसी को कुछ भेजा था, उसने वहां से पोस्ट करके एक्सेप्टेंस करके दे मतलब आपको दोबारा से पोस्ट कर दिया, ठीक है, तो वैसे भी हो सकता है। तो ये एक्सप्रेस प्रॉमिस हो गया। इम्प्लाइड कौन सा है? बाय द कंडक्ट ऑफ पार्टी। अब सामने वाली पार्टी को ऐसा कंडक्ट कर दे, मान लो थम्स अप कर दे, कुछ ऐसा कर दे, कुछ भी, ये तो एग्जांपल है, थम्स अप कर दे, मतलब सामने वाले के कंडक्ट से पता चल रहा है कि उसने वो एक्सेप्ट कर लिया। तो प्रोमिसेस दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सप्रेस हो सकता है और इम्प्लाइड हो सकता है। डिफाइंड किसमें है? सेक्शन 9 में। फिर सेक्शन 10 बात करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि कौन से कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग वैलिड कहेंगे। हमने कॉन्ट्रैक्ट तो देख लिया क्या होता है, जो कि सेक्शन 2H में कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ, लेकिन ऐसे ही सारे कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हो नहीं जाएंगे। तो कुछ जो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हैं वो सेक्शन 10 में बताए हैं। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की 3 कंडीशंस होती हैं, वो क्या है? ऐसे पर्सन ने कॉन्ट्रैक्ट किया हो जो कि कॉम्पिटेंट हो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो कि सेक्शन 11 में बताया गया है। फ्री कंसेंट से होना चाहिए, जो कि सेक्शन 14 में बताया गया है, और लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि सेक्शन 23 में बताया गया है। तो सेक्शन 11 और सेक्शन 14 तो हम लोग अभी इसी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सेक्शन 23 हम लोग नेक्स्ट रिविजन की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ऐसे पर्सन जो कि कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये सेक्शन 11 में बताया गया है दैट हु पर्सन आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वो पर्सन जो कि साउंड माइंड का है वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, सिर्फ एक नहीं। प्लस का साइन लगा, इसका मतलब ये है कि तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के लिए कॉम्पिटेंट होता है। साउंड माइंड का होना चाहिए, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ होना चाहिए, मेजर होना चाहिए। मेजर होना चाहिए का मतलब क्या है कि माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वॉइड होगा, ठीक है। माइनर के साथ अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो वॉइड होगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेजर मतलब 18+ होना चाहिए। फ्री कंसेंट होना चाहिए, यानी कि किसी को भी डरा धमका के अगर आपने कंसेंट लिया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, वो वॉइडेबल हो जाएगा, ठीक है। सो वो सेक्शन 14 में फ्री कंसेंट डिफाइंड है। फिर लॉफुल कंसिडरेशन, भाई जो कंसिडरेशन है, पैसा है, कुछ भी है, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट वो लॉफुल होना चाहिए, ठीक है, जो कि सेक्शन 23 में बताया गया है। अब इससे हम लोग रिलेटेड सेक्शन 11 हम लोगों ने अभी यहाँ पर पढ़ लिया। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। अब सेक्शन 11 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लो जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि जो एग्रीमेंट माइनर के साथ होता है वो वॉइड होता है, ठीक है। वॉइड अब इनिशियो होता है, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ठीक है। उस कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी मतलब होता ही नहीं, कोई अस्तित्व नहीं होता है। माइनर इज अलाउड टू एनफोर्स सच एग्रीमेंट इफ इट वॉज मेड फॉर हिज बेनिफिट। माइनर जो है वो एग्रीमेंट को एनफोर्स तब करा सकता है जब वो उसके बेनिफिट के लिए किया गया हो, जब वो उसके बेनिफिट के लिए किया गया हो। ये PGS 2017 का है, ठीक है क्वेश्चन। नो रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन मीन्स अप्रूविंग और कन्फर्मिंग। रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? अप्रूविंग और कन्फर्मिंग। इवन ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी द माइनर्स एग्रीमेंट कैन नॉट बी रेटिफाइड। देखो अब क्वेश्चन ये था कि क्या एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करने के बाद माइनर का जो एग्रीमेंट होता है, माइनर के साथ मान लो जो एग्रीमेंट किया गया वो क्या रेटिफाई हो जाता है, कंफर्म हो जाता है? तो इसका आंसर है नो। क्योंकि देखो क्या होता है, मतलब समझो ये रेटिफिकेशन का क्या मतलब है। रेटिफिकेशन का मतलब ये है, जैसे मान लो कि मैं अभी 15 साल की हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी 15 साल की हूँ और मेरे साथ किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, आई एम अ माइनर, मेरे साथ किसी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया। अब 3 साल बाद जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कंफर्म हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। वही चीज PGS 2019 में पूछी गई कि एज ऑफ मेजॉरिटी अटेन करने के बाद अगर उस समय 15 साल में मेरे साथ अगर किसी ने कोई एग्रीमेंट किया है तो वो रेटिफाई नहीं हो जाएगा 3 साल बाद 18 साल में, ठीक है। फिर एक कॉन्सेप्ट है नेसेसिटीज का। ए सप्लाइज नेसेसरी नेसेसिटीज टू बी।
ए ने बी को नेसेसरी कुछ नेसेसिटीज जो हैं वो बी को सप्लाई करी। अब माइनर, अब बी कौन था, एक माइनर था, तो ए कैन रिकवर द पेमेंट फ्रॉम द एस्टेट ऑफ बी। ए जो है वो बी से पेमेंट रिकवर कर सकता है। इसको एक एग्जांपल से समझो, जैसे मान लो कि बी की तबीयत बहुत खराब थी, बी माइनर था और ए का मेडिकल शॉप था, ठीक है। अब उसने क्या, बी ने क्या किया, उससे ए से कुछ दवाइयाँ ली। अब क्या यहाँ पर जो उसने दवाइयाँ ली हैं, क्या उसके पैसे अगर बी ए को नहीं देता है, माइनर अगर ए को नहीं देता है, उस मेडिकल शॉप के ओनर को नहीं देता है, तो क्या ये वैलिड है? नहीं, बिल्कुल वैलिड नहीं है। ए एंटाइटल्ड है क्या कि वो अपना पैसा वापस ले सकता है, रिकवर कर सकता है? बिल्कुल रिकवर कर सकता है, क्योंकि ये जो नेसेसिटीज है कि भाई दवाई एक नेसेसिटी है, ये उसने एज ए नेसेसिटी वो लेकर के गया कि उसकी तबीयत खराब थी। तो अगर नेसेसिटीज की बात है, अभी नेसेसिटीज का कॉन्सेप्ट मैं आगे एक केस से क्लियर करूंगी, अगर नेसेसिटीज की बात है तो फिर जो माइनर से अगर कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो रिकवर कर सकते हैं। ये HPJS 2011 में पूछा गया। फिर पर्सन हु हैज बीन डिबार्ड फ्रॉम कंटेस्टिंग एनी इलेक्शन कैन बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन को इलेक्शन में डिबार कर दिया गया हो, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। ये JCJ 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट समझो, माइनर कमिट्स फ्रॉड विद अदर पार्टी। माइनर ने कोई फ्रॉड कमिट किया दूसरी पार्टी के साथ, हु डज नॉट हैव पर्सनल नॉलेज ऑफ हिज एज, जिसको पर्सनल नॉलेज नहीं है उसकी एज की, ठीक है। एंड अदर पार्टी इज एंटाइटल्ड टू गेट बैक द बेनिफिट पास टू माइनर। यहाँ पर जो दूसरी पार्टी है वो एंटाइटल्ड है कि वो उससे पैसा वापस ले, जो भी बेनिफिट उसने माइनर को दिया है वो ले, लेकिन वो बेनिफिट कब वापस लेगी? जब उसे उसके एज के बारे में, माइनर की एज के बारे में ना पता हो, यानी कि उस पर्सन को ना पता हो कि उसने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो इनोसेंट हो उसकी एज को लेकर के। जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है वो माइनर पे अप्लाई नहीं होता है। अब देखो, मैं जिस केस के बारे में बात कर रही थी कि नेसेसिटीज का कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को आगे मैं समझाती हूँ। केस यही है नैश वर्सेस इनमैन का। अब देखो, इनमैन ने क्या किया, 11 फैंसी वेस्ट कोट ऑर्डर किए, 11 फैंसी वेस्ट कोट ऑर्डर किए। अब ये इनमैन था कौन? इनमैन एक स्टूडेंट था यूनिवर्सिटी में, ठीक है। वाइल ही वॉज हैविंग ऑलरेडी सफिशिएंट क्लोथ्स टू वेयर, यहाँ पर उसके पास सफिशिएंट कपड़े थे कि हाँ ठीक है वो पहन सकता था। तो नैश क्या है? नैश एक टेलर है, उसने उसको 11 फैंसी कोट्स कहे कि तुम 11 फैंसी कोट्स मेरे लिए सिल दो, ठीक है। अब भाई टेलर तो खुश हो गया, इतना बड़ा ऑर्डर आया है, लेकिन बात यहाँ पे समझना कि उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट क्लोथ्स थे पहनने के लिए। व्हेन द प्लेंटिफ, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इनमैन है ये माइनर है, इनमैन है वो माइनर है, ठीक है। व्हेन द प्लेंटिफ टेलर स्यूड फॉर पेमेंट द डिफेंडेंट प्लीडेड लैक ऑफ कैपेसिटी। जब प्लेंटिफ ने उसको स्यू किया पेमेंट के लिए तो डिफेंडेंट ने कहा कि भाई मैं तो माइनर हूं, मैं तुम्हारा पैसा क्यों दूं, कि मैं तो माइनर हूं, मैं तुम्हारा पैसा क्यों दूं। इसको कनेक्ट करना उस वाले एग्जांपल से जो मैंने अभी आप लोग को बताया, जो क्वेश्चन पूछा गया वो मेडिकल शॉप से, जो मैंने कनेक्ट करके बताया, वहां पे नेसेसिटीज की बात हो रही थी। तो अगर नेसेसिटीज में कोई इंसान माइनर के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है तो वो लाइबल है कि वो पैसे वापस ले सकता है, पैसे रिकवर कर सकता है। यहाँ पर माइनर खेल गया और माइनर ने कहा कि भाई मैं तो माइनर हूं, तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते थे, इस वजह से I will not give you the money। प्लेंटिफ का क्या आर्ग्यूमेंट था कि जो वेस्ट कोट है ये नेसेसिटीज की कैटेगरी में आते हैं, कि भाई नेसेसिटी एक आदमी की क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है। अब ये जो कपड़े की बात आई, यहाँ पर कपड़ा उसके पास सफिशिएंट था, ध्यान समझना, कपड़ा उसके पास सफिशिएंट था, क्लोथ उसके पास सफिशिएंट थे, इसीलिए कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब उसके पास सफिशिएंट क्लोथिंग थी, माइनर हैज नो लाइबिलिटी टू मेक पेमेंट। भाई आपको देख के एंटर करना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट में, आपने उसके साथ ऐसे माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिया, अब माइनर जो है वो लाइबल नहीं है कि वो आपके पैसे देगा, ठीक है। समझ में आया कि डिफेंडेंट जब उसके पास सफिशिएंट क्लोथिंग थी तो कोई उसके पास लाइबिलिटी नहीं बनती है कि वो पैसे रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो नेसेसिटीज और सफिशिएंट चीज में डिफरेंस समझना। अगर नेसेसिटीज की बात होगी तो पैसा रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर सफिशिएंट क्लोथिंग है, अगर इंक्वायरी पे, मतलब इस केस में इंक्वायरी पे ये पता चला कि उसके पास सफिशिएंट क्लोथिंग थी तो इस वजह से बेचारे टेलर को पैसा वापस नहीं मिला। फिर उसके बाद एक केस है मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, हम सबने देखा है, फिर से एक बार रिविजन करते समय देख लेते हैं। ये जो मोहिरी बीवी थी ये मॉर्गेजी थी,
ठीक है, इन्होंने मॉर्गेज किया था। और ये धर्मोदास घोष जो थे वो माइनर थे, ठीक है, ये मॉर्गेजर थे अपने घर के, जिन्होंने 20,000 में अपना घर जो है वो गिरवी रखा था, जिन्होंने 20,000 में अपना घर गिरवी रखा था। और 10,500 रुपये मोहिरी बीबी ने इनको दिए थे, 10,500 रुपये मोहिरी बीबी ने इन्हें दिए थे, बाकी के पैसे नहीं दिए थे। मतलब कहा था कि इतने पैसे तुम पहले ले लो। अब जब पैसे को रिस्टोर करने की बात आई तो क्या ये पैसा रिस्टोर कर सकती हैं? तो नहीं कर सकती हैं, क्योंकि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में अगर एंटर किया है तो अब वो पैसा किसी भी तरीके से रिस्टोर नहीं कर सकती। फिर बात करते हैं सेक्शन 12 के बारे में। तो सेक्शन 12 कहता है साउंड माइंड। साउंड माइंड को बताता है कि कौन पर्सन जो है वो साउंड माइंड के हैं। मतलब कौन पर्सन साउंड माइंड के हैं का क्या मतलब है कि साउंड माइंड में जब इंसान होता है तो कॉन्ट्रैक्ट वो कैसे, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो साउंड माइंड सबसे पहले क्या होता है ये देख लेते हैं। पर्सन केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा पर्सन जो कि केपेबल है, सक्षम है ये चीज समझने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट्स के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए, एंड फॉर्मिंग रेशनल जजमेंट। रेशनल जजमेंट का मतलब ये है कि डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, कि वो रेशनल जजमेंट एक फॉर्म कर ले कि क्या गलत है और क्या सही है, उससे फिर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करे। तो साउंड माइंड डिफाइंड है सेक्शन 12 में। फिर सेक्शन 13 बात करते हैं कंसेंट के बारे में। कंसेंट क्या होता है? दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर एक सेम थिंग पे, एक किसी सेम चीज पे सेम सेंस में अग्री करते हैं तो उसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, सॉरी कंसेंट कहते हैं। दो या दो से ज्यादा व्यक्ति अगर सेम थिंग पे सेम सेंस में अग्री करते हैं तो उसे हम लोग कंसेंट कहते हैं, जो कि सेक्शन नंबर 13 में डिफाइंड है। चलो फिर अब लास्टली दो सेक्शंस को डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो को रैप अप करेंगे। सेक्शन 14 बताता है फ्री कंसेंट के बारे में, कि कंसेंट अगर इन सारी चीजों से इन्फ्लुएंस्ड नहीं है तो वो फ्री कंसेंट बन जाती है। कि कंसेंट अगर इन चीजों से इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो फ्री कंसेंट बन जाती है। और फ्री कंसेंट किसका एसेंशियल है? कॉन्ट्रैक्ट का एसेंशियल है, कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना है अंडर सेक्शन 10 तो उसमें फ्री कंसेंट की जरूरत होती है। तो कंसेंट किससे इन्फ्लुएंस नहीं है? कॉर्शन जो कि सेक्शन 15 में डिफाइंड है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में डिफाइंड है, फ्रॉड सेक्शन 17 में डिफाइंड है, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18 में, और मिस्टेक जो है वो सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 20, 21 एंड 22 है। ठीक है, तो ये 5 चीजें हैं जिससे अगर कंसेंट इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो फ्री कंसेंट कहलाएगी। अब सेक्शन 15 की हम लोग बात करते हैं कि कॉर्शन क्या होता है। सेक्शन 15 कहता है कमिटिंग और थ्रेटनिंग टू कमिट, कि आप या तो वो एक्ट कमिट कर रहे हो या थ्रेटन कर रहे हो किसी एक्ट, किसी के सामने कि मैं ऐसा कर दूंगा। कोई भी एक्ट, एनी एक्ट फॉरबिडन बाय आईपीसी। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी पर्सन को कहती हूँ कि तुम ये प्रॉपर्टी अपनी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैंने गन पॉइंट पे उससे ये बात बोली, मैंने उसकी गन पॉइंट पे ये बात बोली, उसकी खोपड़ी पे गन लगा करके ये बात बोली कि तुम जो है ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ठीक है, मार दूंगा या मार दूंगी जो भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या मैं ऐसा कर रही हूँ या उसको थ्रेटन कर रही हूँ ऐसा करने से, कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फॉरबिडन बाय आईपीसी है। तो ये किस इंटेंशन से हो रहा है कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाए। कोई भी चीज, चाहे प्रॉपर्टी लेनी हो, किसी भी तरीके की कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में वो मेरे साथ एंटर कर जाए, इसीलिए मैं ऐसा कर रही हूँ। ये तो हुआ एक पर्सन के खिलाफ हो रहा है। यहाँ पर क्या है, कॉर्शन में किसी प्रॉपर्टी के खिलाफ भी अगर आप ऐसा करते हो तो वो भी बताया है, अनलॉफुल डिटेनिंग और थ्रेटनिंग टू डिटेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्सन। अगर आप किसी की प्रॉपर्टी को भी अनलॉफुली डिटेन करके रखते हो या फिर थ्रेटन करते हो, सामने वाले को डराते हो कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी डिटेन कर लूंगा, तो ये भी कॉर्शन ही होगा। किस इंटेंशन से? विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एनी पर्सन टू एंटर इनटू द एग्रीमेंट, कि वो पर्सन मेरे साथ एग्रीमेंट कर ले, कॉन्ट्रैक्ट कर ले। ठीक है, फिर से एक बार समझ लो कॉर्शन क्या होता है। कॉर्शन एक ऐसी चीज है कि आप किसी को डरा रहे हो, धमका रहे हो, क्या करने के लिए, कि वो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में या एग्रीमेंट में एंटर हो जाए। और ये पर्सन के खिलाफ भी हो सकता है और ये प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हो सकता है, किसी पर्सन की प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हो सकता है। ठीक है, कॉर्शन अंडर इंग्लिश लॉ इज ऑल्सो नोन एज डिरस। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया है पीजीएस 2012 में कि कॉर्शन को और हम लोग क्या कह सकते हैं, तो डिरस भी कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है कॉर्शन के भी, कॉर्शन में और डिरस में। कॉर्शन इज इन रिस्पेक्ट ऑफ बोथ पर्सन एंड प्रॉपर्टी। कॉर्शन जो है वो हमने अभी देखा ना कि कॉर्शन जो है वो पर्सन के लिए भी हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। अगर आप अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी को भी डिटेन करते हो उससे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराने के लिए, तो वो भी कॉर्शन होता है। और पर्सन को भी अगर आप थ्रेट देते हो तो वो भी कॉर्शन होता है। तो कॉर्शन जो है पर्सन और प्रॉपर्टी दोनों के रिस्पेक्ट में होता है। डिरस जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सन के रिस्पेक्ट में होता है। तो ये थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, इसे याद रखना। लेकिन कॉर्शन को हम लोग डिरस भी कह सकते हैं। ठीक है,
Then the consent obtained by threatening to commit suicide amounts to consent by coercion. अगर आप किसी से ये कहते हो कि अगर तुमने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं किया तो मैं सुसाइड कर लूंगा, तो ये भी एक तरीके का कॉर्शन है. आप उसको मेंटल प्रेशर दे रहे हो इस बात का कि आप कॉन्ट्रैक्ट में उसको जबरदस्ती एंटर करवा रहे हो, तो ये भी जो है कंसेंट बाय कॉर्शन होगा. ये BGS 2009 का क्वेश्चन है, पूछा गया था कि क्या सुसाइड कॉर्शन है या नहीं है, तो बिल्कुल है. ठीक है. थ्रेट टू स्ट्राइक इज नॉट कॉर्शन. थ्रेट टू, अगर जैसे मान लो एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, किसी ऑफिस में, अब अगर उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं या कुछ भी उनके साथ कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है उस कंपनी में, तो अगर क्या वो स्ट्राइक कर देते तो क्या ये कॉर्शन होगा? अपनी डिमांड्स मनवाने के लिए अगर वो स्ट्राइक कर देते हैं तो क्या ये कॉर्शन होगा? नहीं, ये कॉर्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज के पास राइट है कि वो अपनी बात मनवाने के लिए भाई स्ट्राइक कर सकते हैं. ठीक है. तो ये HPJS 2015 का क्वेश्चन है. फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन कंसेंट टू एन एग्रीमेंट इज कॉज्ड बाय कॉर्शन. जब कंसेंट अग्रीमेंट के लिए कॉर्शन से लिया गया है तो अग्रीमेंट वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? तो अग्रीमेंट वॉइड होगा कि वॉइडेबल होगा? वैसे तो टिक लगा हुआ है, लेकिन खुद अपने दिमाग से सोचो कि वॉइड तो नहीं हो सकता, वॉइडेबल होगा कि अगर पर्सन चाहे तो ना करे आगे का कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, या फिर चाहे तो अपना एनफोर्स भी करा सकता है. वो उसके ऑप्शन पर होता है जिसके साथ ब्रीच हुआ है या जिसके साथ ये थ्रेटनिंग हुई है, जिसके साथ कॉर्शन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. ये JCJ 2019 का क्वेश्चन है. ठीक है. तो आई होप आप लोगों को ये रिवीजन का सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा. एक एक पॉइंट इसीलिए मैंने थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाया है कि अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो तो भी सारी चीज़ें अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएं. फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच.